This conference will now be recorded. शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदूर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्धां शुकपरिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोजोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगनं प्रौढदावाग्निलीलम्। तो हम माधव निदान के पहले अध्याय की टीका पढ़ रहे हैं। उसमें अब निदान का जो प्रकरण है चल रहा है, तो उसके जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं वो हम देख रहे हैं। उसमें व्यभिचारी दूर निकट प्राधानिका ये हमने देख लिया पहले। सबसे पहले व्यभिचारी सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट और प्राधानिक, फिर असात्मीय इंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, फिर दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु, फिर व्यंजक और उत्पादक, और आखिर में बाह्य और अभ्यंतर। इनमें से अब लास्ट जो है बाह्य अभ्यंतर ये चल रहा है, और उसमें आभ्यंतर हेतु जिन्हें कहते हैं दोष और दूष्य, इनके बारे में वर्गीकरण किया है, और वो वर्गीकरण हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो आभ्यंतर हेतु दोषों का कैसे वर्गीकरण किया जाता है, तो उसमें भी काफी प्रकार से किया जाता है। प्राकृत वैकृत देख लिया हमने, अनुबंध अनुबंध, प्रकृतितः विकृतितः, आशयापकर्षतः और गतितः। आखिरी जो गतितः जो है वो बहुत ही अहमियत है उसे, क्योंकि दोषों की शरीर के अंदर जो गति होती रहती है वो किस प्रकार से हम उसे समझ सकते हैं, उसका ये वर्गीकरण है। उसमें गतितः वर्गीकरण में क्षयस्थान वृद्धि ये पहला है। तो क्षय और वृद्धि और स्थान, इसके लिए दोषों का और दूष्यों का जो कार्य है शरीर में, वो एक धातु के सामान्य से देखना चाहिए। दोष धातु और मल ये तीनों शरीर का धारण करते हैं, और इसलिए एक तरह से ये तीनों धातु ही है। तो धातु कहने वाले जो भाव है शरीर में, उनका क्षय या उनकी वृद्धि होती है। इन्हीं के क्षय वृद्धि के लक्षण ग्रंथों में बताए, और थोड़ा सा प्रकोप और प्रशम ये जो द्वंद्व है ये अलग तरीके से हमें देखना चाहिए। प्रकोप और प्रशम ये सिर्फ धातु में होता है, दोष में हो सकता है। दोष नाम से, दोष इस स्वसंज्ञा से जिस भाव की हमें जानकारी होती है, जिस भाव के बारे में हम दोष इस स्वसंज्ञा से समझते हैं, उस भाव के बारे में ही प्रशम और प्रकोप या ये दोनों चीजें, ये द्वंद्व जो है ये हो सकता है। तो क्षय स्थान वृद्धि ये गतितः भेद है, ये अलग तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में पांचभौतिक जो कारण है और पांचभौतिक रचना की कारण से जो शरीर में लक्षण दिखते हैं, उन्हीं की चिंता करनी है। तो पंच महाभूतों को छोड़कर इस शास्त्र में दूसरी चिंता कोई अलग नहीं है, तो दूसरा चिंतन करने की जरूरत नहीं। तो क्षय स्थान वृद्धि ये धातुओं की दृष्टि से देखना चाहिए, इस गति को समझना चाहिए। और ये हमने देख भी लिया कि स्थान गति जो है, इसे गति कैसे कैसे है, तो वो एक किस्म से होम्योस्टैसिस है, क्योंकि शरीर में धातुओं का आना और जाना लगातार चलता रहता है। ये एक चक्राकार गति स्वरूप है। परिवृत्तिस्तु चक्रवत, जो धातु पोषण क्रम के बारे में कहा है कि संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्तु चक्र, क्योंकि हम हर रोज जो खाना खाते हैं उसी से दोष मतलब धातु बनते हैं, और वही दोष कुछ काल शरीर में रहते हैं और अपना काम करते हैं, तो उन्हें धातु कहते हैं। जो
उनका काम खत्म होता है तो उन्हें मल कहते हैं, फिर भी वो कुछ तो काम करते रहते हैं, और शरीर के बाहर जब आते हैं, बाहर जब गिरते हैं, तो वो शरीर का हिस्सा नहीं होते, तो वो कुछ भी नहीं होते। तो ये जो गति है क्षय स्थान वृद्धि, इसके लक्षण भी बताए हैं, और ये आभ्यंतर हेतु है, और इनको अगर अच्छी तरह से हम समझ ले तो तभी हम चिकित्सा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए दोष धातु में ये तीनों कंसेप्ट ठीक से समझनी चाहिए, उनके क्षय स्थान वृद्धि के लक्षण भी सही तरीके से हमें समझ में आने चाहिए, तभी हम क्षय होगा तो वृद्धि कर सकेंगे, वृद्धि होगी तो क्षय कर सकेंगे। तो यही यहाँ पर जहाँ पर हम थे, सुश्रुत के सूत्र में बताया है, क्षीण क्या, तो ये वर्गीकरण है, इसका ये महत्व, हम लोग वहां पर थे, वहां पर हम लोग ऊर्ध्व अधः तीर्थ और कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि, इस गति के बारे में भी पढ़ा है, और साम निराम इसके बारे में भी पढ़ा है। तो फिर से एक बार देखेंगे, क्योंकि ये बीच में ऑडियो रुक गया था। तो मैं यहाँ पर था कि क्षय स्थान वृद्धि जो गति है उसके बारे में कुछ कह रहा था। उसके बाद में ऊर्ध्व अधः तिर्यक, ये भी दोषों की गति होती है। कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि, ये भी एक किस्म की गति होती है। और इसके आगे आ जाएगा कि साम निराम, इस तरीके से ही दोषों का मतलब आभ्यंतर हेतु जो दोष है, ये इनका भेद होता है। तो ये अलग अलग तरीके से जो वर्गीकरण किया गया है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तब तक हम चिकित्सा ठीक तरह से नहीं कर सकते। चिकित्सा क्या है, वो युक्ति है, और ये इन सभी बातों को एक साथ इकट्ठा ध्यान में लेकर उसके बारे में सोचकर अच्छा से अच्छा उसको, उसके लिए जो चिकित्सा है वो ढूंढना, यही युक्ति है। तो यदा सुश्रुतः क्षीणा वर्धयितव्या वृद्धा ह्रासयितव्या समाः पालयितव्या, यहाँ तक हम लोग आए थे। तो इसके आगे की गति क्या पढ़ेंगे, ऊर्ध्वाधि गति था, ऊर्ध्वगम रक्तपित्तम इत्यादि। तो ऊर्ध्वगति और अधोगति दोषों की इसका प्रयोजन क्या है, अस्य प्रयोजनम रक्तपित्तस्य ऊर्ध्वगस्य विरेचनम, ऊर्ध्वग रक्तपित्त के लिए विरेचन ये चिकित्सा है, अधोगस्य वमन, अधोग रक्तपित्त के लिए वमन चिकित्सा है। यथोक्तं चरके प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते विधीयते। तो ये किस लिए आवश्यक है, अगर ये पता नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो गतिभेदा अनभिज्ञः, गतिभेद का जो अनभिज्ञ है, जिसे पता नहीं है गतिभेद के बारे में, सः विरेकः पित्तहराणाम् इति वचनात् अधोगे रक्तपित्ते विरेकं प्रयुञ्जानः आतुरस्य अनर्थमेव उत्पादयति। तो विरेक पित्तहर ये एक वचन है, तो इस वचन का आधार लेके अगर अधोग रक्तपित्त के लिए विरेचन ही दिया जाए तो रुग्ण का बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है।
और ऐसा व्यवहार में देखने को भी मिलता है। कई लोग जिनको अधोग रक्तपित्त होता है और उनका निदान कुछ रक्तज प्रवाहिका या अर्श या रक्त प्रदर इस तरीके से किया जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में रक्तपित्त है और विरेचन दिया जाए तो लक्षण बढ़ते हैं, तकलीफ बढ़ती है रोग में, ये देखा जाता है। तो इन अवस्थाओं में वमन करना चाहिए, नहीं तो कम से कम ऐसी तो दवाई देनी चाहिए कि जिसके द्वारा ऊर्ध्व मार्ग से रोग दोषों का शोधन किया जाए, कर दिया जाए। वमन देना है इसका मतलब ये नहीं पूरी तरीके से उसे बहुत ही कर्षण करने वाला बहुत बड़ा वमन, बहुत अतियोग हो जाए इस तरीके से देना चाहिए। या जो हीन मध्यम उत्तम शुद्धि है तो उत्तम शुद्धि होनी ही चाहिए, उस प्रस्थ मात्रा में होनी ही चाहिए। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊर्ध्व गति से उस द्वारा हम लोग अगर दोषों को निकाल सके तो यही सोचकर अमरावती के एक वैद्य त्र्यंबक गोप्टे हैं, जिन्हें पंचकर्म फादर ऑफ पंचकर्म इन महाराष्ट्र एटलीस्ट ऐसे कहा जाता है। तो उन्होंने अधोग रक्तपित्त के लिए सिरावेद का प्रयोग, तो गति को बदलने का फायदा इस तरीके से लिया जा सकता है। और यहाँ पर ऊर्ध्व अध गति का संबंध है, यहाँ पर कोष्ठ शाखा के बारे में नहीं कहा है। ये सबसे अहमियत वाली बात ध्यान में रखनी चाहिए। अधोगे रक्तपित्ते विरंकम प्रयुञ्जानः आतुरस्य अनर्थमेव उत्पादयति। ज्वरादिषु तिर्यक दोषगतिषु यथोक्तम चिकित्सितम्। ज्वर इत्यादि जो व्याधि है उसमें तिर्यक गति, उनको यथोक्त चिकित्सा, जो जिस व्याधि का जो अधिकरण है और उसकी गति के दृष्टि से उसे जो चिकित्सा दी गई है वो करनी चाहिए। वृद्धा दोषाः कदाचित् कोष्ठम, कदाचित् शाखा, कदाचित् मर्मास्थि संधिनाश्रित्य रुजन्ति। अब ये इसके आगे का क्लासिफिकेशन। तो वृद्ध दोष जो है कदाचित कोष्ठ में, कदाचित शाखा में या कदाचित मर्मास्थि संधि का आश्रय करके रुझा करते हैं। तो इसके द्वारा ये समझ में आता है कि दोषों को एक तरीके से दोषों को चॉइस होती है कि वो कोष्ठ में रुझा करे या शाखा में रुझा करे या मर्मास्थि संधि के द्वारा करे, क्योंकि दोष धातु और मल ये तीनों जो भाव हैं इनमें रुजाकर्तृत्व का जो स्वातंत्र्य है वो दोषों में है, वो धातुओं में या मलों में नहीं है, वो कम है मगर कम है। दोषों में जो है व्याधि करने का स्वातंत्र्य है, दूसरे दोष को या दूष्य को दूषित करने का स्वातंत्र्य सिर्फ दोष में, एक दोष में। और यहाँ पर जो दोष शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो स्वसंज्ञा जो तंत्र युक्ति है, स्वसंज्ञा तंत्र युक्ति का ये मतलब है कोई भी तंत्र अपने लिए कोई एक संज्ञा निर्धारित करता है और उस संज्ञा का विवक्षित अर्थ उस तंत्र के लिए मर्यादित होता है और अपेक्षित। तो जब कभी दोष ये संज्ञा इस संज्ञा तंत्र युक्ति से व्यक्त करने जो व्यक्त होता है, दोष का अर्थ जो व्यक्त होता है वो व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो उसी अर्थ से लेनी चाहिए। इसलिए ग्रंथ पढ़ते हुए हमेशा हमारा कंफ्यूजन होता रहता है कि यहाँ मलाह निर्हरितव्या ऐसे लिखा है, दोष को निर्हरण करना चाहिए ऐसे नहीं लिखा है। तो ये समझने वाली बात है, शब्दों का इस्तेमाल किया है वो अर्थ हम तक पहुंचाने के लिए किया है। सिर्फ शब्दों को पकड़कर उनका मर्यादित अर्थ हर जगह पर अप्लाई करना ये अपेक्षित नहीं। तो ग्रंथ समझते समय हमें हमेशा जो तंत्र युक्तियां है उसमें से सबसे अहमियत जिसे है वो अधिकरण तंत्र है, वो हम कहाँ है और क्या पढ़ रहे हैं और उसका उस अध्याय का उस स्थान का उस प्रकरण का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, ये देखना चाहिए। बाकी तंत्र युक्तियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे उद्देश्य मैंने अभी कहा, उद्देश्य और निर्देश ये तंत्र युक्ति। उद्देश्य क्या है वो टाइटल होता है, कोई अगर नया सब्जेक्ट शुरू कर दिया तो उसका
छोटा सा टाइटल होता है, तो एकदम शॉर्ट में वो क्या कहने वाले हैं वो कहते हैं, और उसके बाद में उसका जो विवरण आता है उसे निर्देश कहते हैं। तो पूरे ग्रंथ में इस तरीके से तंत्र युक्तियों का एप्लीकेशन करके वो हमें समझते जाना चाहिए। मगर माधव निदान और वाग्भट, ये जो 2 ग्रंथ हैं, ये संग्रह ग्रंथ हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये चरक और सुश्रुत के जैसे काय चिकित्सा या शल्य चिकित्सा को सामने रख कर लिखे हुए पूरी तरीके से एक विषय को ध्यान में रखते हुए लिखे हुए ग्रंथ नहीं है, ये संग्रह ग्रंथ है। और ये किस लिए लिखे हैं उन्होंने, कि अब माधव निदान में भी कहा है उन्होंने कि अल्पमेधस शिक्षक जो होते हैं उनके लिए ये सब ध्यान में रखना एक साथ, ये बड़ा मुश्किल होगा, और उसको एक साथ लाने के लिए उन्होंने इसका संग्रह किया है। वाग्भट का भी ऐसे ही है, इसलिए वो प्रैक्टिकली मोस्ट एप्लीकेबल है। उसका एप्लीकेशन ही यही है कि वो पूरा बाय हार्ट कर दीजिए, इसलिए वो गेय स्वरूप में सब कुछ श्लोकों में लिखा है, उसमें वो आप बाय हार्ट कर सकते हैं और ध्यान में रखना उसके द्वारा आसान होगा। तो ये आगे का जो क्लासिफिकेशन है, शाखा, मर्मास्तिक संधि और कोष्ठक, इसमें क्या होता है, वृद्धा दोषः कदाचित कोष्ठम, कदाचित शाखा, कदाचित मर्मास्तिक संधि नाश्रित रुजि। अब ये हमने देखा कि क्षय स्थान वृद्धि, इस तरीके से गति का विश्लेषण है। फिर ये कोष्ठ, शाखा और मर्मास्तिक संधि, ये भी एक विश्लेषण है। तो क्षय स्थान वृद्धि में हमने देख लिया कि ये परिवृत्ति चक्रवत, जैसे दोषों का मतलब धातुओं का पोषण होता रहता है, उनका क्षय भी होता रहता है। और अगर किसी दोष को शाखा गति प्राप्त हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि हर रोज बढ़ने वाले शरीर में और कम होने वाले जो दोष हैं, वो उनकी दिशा शाखा की तरफ हमेशा के लिए हमेशा मतलब दीर्घ काल के लिए हो जाएगी। तो उस शाखा में समझिए किसी शरीर में किसी हाथ पर कोई गांठ है, ग्रंथि है या अर्बुद है, कुछ भी है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो दोष बनेंगे उसका निरंतर एक तरीके से सप्लाई उस दिशा में होता रहेगा और दोषों की वो वृत्ति बन जाएगी और उसी रोग का पोषण होता रहेगा जब तक हम उसके हेतु को रोकेंगे नहीं। तो उस जो कुछ एंटिटी बन गई है उसके हेतु का अगर सातत्य रहेगा तभी वो रोग अपने आप में स्थिर रहेगा, उसका स्थान रहेगा, रोग का स्थान रहेगा, ऐसे कैसे। और रोग बढ़ेगा कब, जब हेतु ज्यादा होंगे तो रोग बढ़ेगा। जब हम हेतु बंद करेंगे तो स्वभाव परमवाद की दृष्टि से रोग अपने आप कम होता जाएगा। और जब हम हेतुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से कम कर सकते हैं और जो दोष जिस दिशा में गए हैं उस दिशा से उन्हें वापस भी ला सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा गति से वो रोग कम होता जाएगा, तो कम हो सकता है। इस तरीके से हमें गति को समझना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में ये होता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर शरीर पर एक उदाहरण लेते हैं कि विद्रधि होने की कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं शरीर में छोटी फुंसियाँ या बड़े बड़े विद्रही बार बार होते रहते हैं। तो ऐसा हमेशा देखा जाता है कि उनमें से एक विद्रधि बढ़ता है ज्यादा, और जब वो बढ़ता है तो बाकी के विद्रधि कम होते जाते, अपने आप कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दोषों की गति उसी बड़े विद्रधि की तरफ जा रही है, इसलिए बाकी के विद्रधि अपने आप कम होते जाते हैं। तो ये दोषों का स्वातंत्र है और दोष गति का एक तरीके से स्वातंत्र है। दोष भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होते, जिनको वहां स्थान वैगुण्य जहाँ पर होता है उसी तरफ वो जाने के उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से जितना हमें हो सके उसका कोरिलेशन, इंटर रिलेशन और कॉज इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए किसी भी एंटिटी के बारे में। तो जितना कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग एस्टेब्लिश कर सकेंगे उतना हम चिकित्सा में ज्यादा आगे जा सकते हैं। जैसे कि कोई रोग ऐसे है कि वो सिर प्रदेश में ज्यादा व्यक्त हो,
तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो वहां से हटकर वो दोष प्रधान जो कोष्ठ है आम पक्वाशय आश्रित उस तरफ उन्हें लेके आए। ऐसा हमेशा देखा भी जाता है कि पहले अम्ल पित्त होता है, अम्ल पित्त को रोक दिया तो उसका परिणमन शीत पित्त में हो जाता है। उसके उसके लिए भी कुछ एविल वगैरह गोलियां लेते रहते हैं और उसको दबा दिया जाए तो उससे कुष्ठ बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये शाखा में गए हुए जो दोष है या तिर्यक गति से भी गए हुए जो दोष है, ये अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। शाखा में जाना और तिर्यक जाना ये अलग अलग है, इसको एक साथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अलग अलग क्लासिफिकेशन दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। तो उनको कोष्ठ में लाकर धीरे धीरे कम कर सकते हो। तो क्रम से ऐसा देखा भी जाता है, शीत पित्त अगर कम करना है तो कोष्ठ में जो अम्ल पित्त है वो फिर से बढ़ जाता है, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वृद्धि ये दोषों को कोष्ठ में लाने का एक तरीका है, आपने तो पढ़ा है, पता है अभी। तो वो वृद्धि हो जाती है उसकी कोष्ठ में और वहां से उसको बाहर निकालना बहुत ही आसान है। तो बार बार शाखा की तरफ जाने वाला ये जो पित्त है, ये पित्त प्रधान दोष है, ये हम कम कर सकते हैं। तो वृद्धादोषा कदाचित कोष्ठम कदाचित शाखा कदाचित मर्मास्ति संधि आश्रित रुजन्ति, ये क्लासिफिकेशन। अब इसका उपयोग क्या है? मर्मास्ति संधिषु गति ही कृच्छ्र साध्यत्व उत्पादकत्व एकत्वेन निर्दिष्ट। ये तीनों जगह ऐसे है, मर्म अस्थि और संधि, इनमें अगर गति हो जाए दोषों की तो वो कृच्छ्र साध्य बन जाते हैं, तो वहां से उनको घुमा के फिर से कोष्ठ में लाने के लिए बहुत मुश्किल आ जाती है। और कोष्ठ क्या है? कोष्ठ आमाशय है, शाखा रक्तादयो धातवः त्वक्च, ये तो आपको पता है। चरक प्रता एवं यम संज्ञा, ये संज्ञा जो है ये तो चरक ने ही बनाई है। कोष्ठादि अभिधान प्रयोजनम चिकित्सा भेद, तो कोष्ठ शाखा ये किस लिए अभिधान किया है? तो चिकित्सा भेद के लिए। यथोक्तं चरके गते वाते कफे पक्वाशयाश्रिते रूक्षपूर्वोहितस्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च। तो यहाँ पर आमाशय और पक्वाशय में आश्रित दोषों को उनका शमन करने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी चिकित्सा करने के लिए क्या क्रम होना चाहिए, ये लिखा है। अगर आमाशय गत बात है तो स्थान को महत्व है यहाँ, और आमाशय जो स्थान ये कफ का स्थान है, तो पहले कफ को ध्यान में रखते हुए उसे रूक्षण या रूक्ष चिकित्सा करनी चाहिए, उसके बाद में स्वेदन कर सकते हैं। या पक्वाशयगत अगर बात है तो वात के लिए स्नेहन चाहिए, और पक्वाशय ये वात का स्थान है। पक्वाशय आश्रित अगर कफ है तो पक्वाशय ये वात का स्थान है, तो वात के लिए स्नेहन चाहिए, इसलिए स्नेह पूर्व स्वेद यहाँ पर किया जाता है। तथा संततम रस रक्तस्थ शून्यद्युपिशिताश्रित इत्यादि। और भी इसमें शाखा गति के बारे में ये वर्णन है। संतत जो है वो रस, रक्तस्थ सतत, अन्य दुष्क जो है वो पिशिताश्रित मांसाश्रित इत्यादि वर्णन किया है। तो आपको कौन से धातु में कौन सा ज्वर है ये पता होता है, और उससे आप चिकित्सा कर सकते हैं अच्छी तरह से। तथा नाग्नि कर्मोपदेष्टव्यम स्नायु मर्म पुरणेषु। अब ये मर्मास्ति संधि है, तो मर्म में व्रण अगर हो जाए तो वहां पर अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें मर्मास्ति संधि गति की जानकारी होनी चाहिए इति। तो ये विषय खत्म हो गया। अब इसके आगे और भी दोष कैसे समझने चाहिए? तेज दोषाः सामत्व निरामत्वाभ्याम अपि ज्ञातव्यः। ये जो दोष है ये सामत्व और निरामत्व की दृष्टि से भी जानने चाहिए। अब इसके बाद उन्होंने इस आम के बारे में कुछ लिखा है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, इस पर अलग अलग बहुत ही बड़े लेक्चर हो सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही लंबा होता जाएगा, इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। यदुक्तम उष्मणोल्पबलत्वेन धातुमाद्यम उपाचितम दुष्टम आमाशयगतम असमाम प्रचक्षते। तो आम क्या है? उष्मा
मतलब अग्नि बल है, तो इसके कारण आद्य धातु जो अपाचित रह जाता है, आद्य धातु का पचन पूरी तरह से नहीं हो जाता, वो आधा रह जाता है। उसके बाद में दुष्टम, सिर्फ इतना नहीं है, आम के बारे में कई लोगों का ऐसी धारणा होती है कि आम जो होता है वो सिर्फ अपचित, आम जो है वो दुष्ट रस है। अब रस मतलब आहार रस या रस धातु, अब इस चर्चा में अब जाने की जरूरत नहीं, वो पहला धातु है। आहार के जरण के बाद में जब पहला बनता है, जो धातु बनता है वही रस धातु, तो वो ही ऐसा बनता है, इस तरीके से बनता है कि वो पूरा पचन उसका नहीं हुआ होता है, आधा ही हुआ होता है, और फिर वो दुष्ट होता है। दुष्ट कैसे होगा? दोषों के द्वारा ही होगा, और तीनों दोषों के द्वारा हो सकता है। वात पित्त कफ तीनों दोषों से उस रस की दुष्टि होती है, और आमाशयगत मतलब वो आमाशय में है अभी भी, उसका पचन है या चल रहा है, या उसकी गति आमाशय की तरफ है या आमाशय के आसपास है, तो उसे आम कहते हैं। बाद में वो फैल सकता है, वो अलग बात है। तो ये उसका निर्मिति की, आम की निर्मिति का वर्णन है, ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद में इस तरीके से बना हुआ जो आम है, आमेन तेन संयुक्ता, संपृक्ता, ऐसा भी पाठभेद है। आमेन तेन संयुक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिता, उस आम से संयुक्त दोष दुष्य दूषित होते हैं। तो ये पहला ही दुष्ट हुआ रस है, और उससे वो जो कोई कॉम्प्लेक्स बन गया है उसके द्वारा दोष दूषित होते हैं, दूष्य दूषित होते हैं। तो सामायुक्तपदिश्यन्ते, तो उन्हें साम दोष या साम दूष्य ऐसे कहा जाता है। ये च रोगास्तदुद्भवा, और इन साम दोष दूष्यों के द्वारा जो रोग बनते हैं, उन रोगों को भी साम रोग ऐसे कहा जाता है, जैसे साम ज्वर, साम अतिसार वगैरह। अब इसके लक्षण है सामान्य, सामान्य लक्षण है श्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवानिलमूढ़ता आलस्यापत्ति निष्ठीव मलभेदारुचिक्लमा लिंगम मलानाम सामानाम विरामाणाम विपर्यय। ये सामान्य लक्षण है, शरीर में कहीं पे भी हमें ढूंढ कर देखने पड़ते हैं। तो इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं कि नहीं? होते हैं, ये सामान्य लक्षण है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम या ब्रॉड क्लासिफिकेशन से कह सकते हैं, शरीर में कहीं भी आम है, ये जानने का ये तरीका है। स्रोतोरोध कहीं हो जाए, बल का भ्रंश है, वायु की गति ठीक से नहीं हो रही, आलस्य है, अपचन है, निष्ठीवन हो रहा है, मलभेद हो रहा है, अरुचि अक्लम है, ये साम मलों के लक्षण है। निरामाणा में पर्याय, निराम मल के जो लक्षण है वो अलग है। उसके बाद में उन्होंने एक एक दोष साम होने के लक्षण दिए हैं। वायु सामो विबंधाग्नि साधतंत्रांतर पूजनैः वेदनाशोथ निस्तोदैः क्रमशोंगानि पीडयति विचरेद योगपच्चा गृह्णाति कुपितो भृशं स्नेहाद्यैर्वृद्धिमाप्नोति सूर्य मेघोदये निशि। यहाँ पर क्रमशः अंगानि पीड़यत ऐसा शब्द है। वायु जो है वो क्रमशः अंगों का पीड़न करता है, तो अंगों के बारे में नहीं है ये, वेदना शोथ और निस्तोध इसके लिए है ये, क्योंकि अंगों का पीड़न, अलग अलग अंगों का पीड़न इनके द्वारा हो सकता है। तो वेदना से पीड़ा होना या शोथ की पीड़ा होना या तोद की पीड़ा होना, ऐसा उसका अर्थ होता है। विबंध अग्निसात तंद्रा और आंत्रपूजन, आंत्रपूजन तो पहले से ही एक शरीर का अंग ही है, आंत्र ये अंग ही है, तो वो अलग से उसका विधान है, शायद है, मगर इसके बारे में अभी भी बहुत चर्चा होती रहती है। वेदना शोथ और निस्तोध, इसके बारे में क्रमशः ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। विचरित योगपत चापी गृह्णाति कुपितो भृशं, ऐसा भी होता है कभी कभी कि युगपत चापी सभी अंगों को एक साथ पकड़कर, गृह्णाति या ग्रह जो लक्षण है, जो खास करके वायु का लक्षण है, अंग ग्रह, कुपितो भृशं, उसका भृश कोप होता है,
तो इस तरीके का वायु का कोप अगर हो जाए तो वो अलग तरीके से हमें जानना चाहिए, क्योंकि इसकी चिकित्सा अलग होगी। आम का पाचन, वायु के अवरोध का निर्हरण, ये उस चिकित्सा का उद्देश्य होगा। व्यवहार में खास करके ये देखा जाता है कि साम या आम का परीक्षण जो है, एक तो साम जिह्वा, नहीं तो साममल, इसके द्वारा ही किया जाता है। मगर अंग ग्रह या उपशयानुपशय, इसके द्वारा भी खास करके सामवायु का निदान करना पड़ता है हमेशा, बार बार। नहीं तो सिर्फ जिह्वा देखकर सामता है या नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। और ये भी बाकी के भी जो उसके लक्षण है, स्नेहाद्य वृद्धि मापन, सूर्योदय मेघोदय और निशी मतलब रात में अगर लक्षण बढ़ते हैं तो उससे भी आम का निदान करना पड़ता है। निरामो विशदो रूक्षो निर्विबंधोल्प वेदना विपरीत गुण शांतिम स्निग्धैर्याति विशेष। निराम वायु जो है अपनी चिकित्सा से ठीक हो जाता है। अब इसके आगे पित्त है। दुर्गंधम हरितम शावम पित्तम अम्लम स्थिरम गुरु अम्लिका कंठरुद्दाहकरम सामम निर्दिशे आताम्रम पीतमत्युष्णम रसे कटुकम अस्थिरम पक्वम विगंधम विज्ञेयम रुचि पक्तु बलप्रदम। ये खास करके अम्लिका या अनुभव स्रोतस के बारे में ये लक्षण दिखाई देते हैं, मगर शरीर में और जो भाव पदार्थ हैं जैसे मल परीक्षण है, स्वेद है, शरीर में बाकी नासा नेत्र वगैरह जो स्राव है, उन स्रावों के द्वारा भी इसका निदान हम कर सकते हैं। आविलस्तंतुलस्त्यानः कंठदेशेव तिष्ठते सामो बलासो दुर्गंधः क्षुदुद्गार विघात। अब ये साम कफ के लक्षण है। ये आविल होता है, इसका वर्ण जो है गढ़ूल, जिसे जिसे मराठी में कहते हैं, मलिन इस तरीके का। तंतुल स्त्यान, कंठ देश में जो अवतिष्ठते, रुक रुक सा जाता है, कंठ में निकलता नहीं है, वो साम कफ। दुर्गंधि भी उसमें होता है और क्षुधा और उद्गार का विघात करने वाला। पैनवान पिंडितः पांडुर निस्सारो गंधे एव च पक्वस्स एव विघ्नेश छेदवान वक्त्र शुद्ध। और पक्व जो कफ है, मतलब जो निराम कफ है, वो फेनवान होता है, पिंडित होता है, पांडुर वर्ण का होता है, अगंध होता है, उसमें गंध कोई नहीं होता, दुर्गंध नहीं होता है, या कौन सा भी गंध नहीं होता, और वो थूकते समय वो छेदवान होता है, अच्छी तरह से वो निकल के छूट कर आता है। अस्य प्रयोजनम सामे पाचनम निरामे शमनम इति। साम है तो पाचन करना पड़ेगा, निराम है तो शमन करना। एते च दोषाः परस्पर संबंधः तरतमादिभेदेन द्विषष्ठितः भवति। अब और भी इसका एक विभाग होता है, जो ये तीनों दोष अगर परस्पर संबद्ध अगर हो जाते हैं तो कम ज्यादा इस तरीके से द्विषष्टिधा उसका उसका भेद होता है 62। तद उदाहरणानि विस्तरत्वापत्तेः रत्र न लिख्यन्ते सुश्रुत दोष भेद विकल्पाध्याय द्रष्टव्य। आप सुश्रुत में जाके उस दोष भेद विकल्पाध्याय में उसको देख लीजिए। उक्त हेतु दोष भेदयोः संग्रह श्लोक। अब ये हेतुओं का जो भेद है, क्लासिफिकेशन, इसका संग्रह इन श्लोकों में किया है। ये बहुत ही आसान श्लोक है, ये पाठ करने में बहुत ही अच्छे हैं। चत्वारो दूर व्यभिचारी दूर निकट प्राधानिकत्वात् पुनस्तैसात्मेन्द्रिय का अर्थयुक्त परिणति प्रज्ञापराध त्रिधा। व्यभिचारी दूर निकट प्राधानिक सात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम। ऋग्दोषो भय कारणादपि तथा द्वौ व्यंजकोत्पादकौ बाह्याभ्यंतर भेदतोऽपि कथिता हेतोः प्रभेदा अमी। दोषस्य च प्राकृत विकृताभ्यां भेदो अनुबंध्यादपि चानुबंधात् तथा प्रकृत्य प्रकृतित्व योगात् तथाशय
आकर्षवशात् गतेश्च इति निदानम। तो इसमें उन्होंने ये सब हेतुओं का जो वर्गीकरण है वो, और उसमें उस वर्गीकरण में आभ्यंतर हेतु इस तरीके के जो दोष विषय है उसमें दोषों का जो और वर्गीकरण किया है आगे का, इसका पूरा वर्णन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि दोषों के बारे में, दोषों के क्लासिफिकेशन के बारे में ज्यादा वर्णन उन्होंने किया है, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि कोई भी निदानात्मक जो भाव है, कारणात्मक जो भाव है, उनका चिकित्सा के दृष्टि से अगर हम उनका अगर विचार करते हैं तो वो दोषों की भाषा में करते हैं। क्यों दोषों की भाषा में करते हैं? क्योंकि चिकित्सा करते समय हमें पंचभौतिक द्रव्यों का इस्तेमाल करना है। पंचभौतिक द्रव्यों के वर्गीकरण का और दोषों का संबंध हम आसानी से प्रस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि नैदानिक भाव तो अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं, दुष्यं दोषम बलं कालम अनलम प्रकृति वयः सत्वम सात्वम तथा हारम अवस्थाश्च पृथक्। ये सूक्ष्म सूक्ष्म देखना चाहिए। तो ये हम कैसे देखते हैं? तो दुष्य देखते हैं, तो दुष्यों का भी वर्गीकरण वात पित्त कफ इसके अनुसार करते हैं। देश का भी वर्गीकरण वात पित्त कफ में के द्वारा ही वर्गीकरण करते हैं, चांगल साधारण और अनुप। और उसमें इन दोनों चीजों का महाभूतों के द्वारा भी वर्गीकरण हम लोग करते हैं। बल का वर्गीकरण भी दोष और महाभूतों के द्वारा करते हैं। काल का वर्गीकरण भी करते हैं, दोषों के द्वारा ही करते हैं, उस भाषा में ही करते हैं। प्रकृति का वर्गीकरण भी दोष इस भाषा में ही करते हैं। प्रकृति के बारे में तो काफी चर्चाएं होती रहती है कि, और उस चर्चा की शुरुआत तो ऐसी होती है कि प्रकृति नाम की कोई चीज है ही नहीं। मगर प्रकृति का परीक्षण करना तो चाहिए, क्योंकि हमेशा हर जगह पे प्रकृति का वर्णन इस तरीके से आता है कि उसका चिकित्सा में कॉग्निजेंस तो लेने की अपेक्षा है। सिर्फ चिकित्सा भी ही नहीं, मगर साध्य साध्यत्व, लक्षण, इनमें भी प्रकृति की जानकारी हमें लेनी चाहिए। तो प्रकृति मतलब क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक न बदलने वाले कुछ भाव हैं, और उनका अलग किस्म से वर्गीकरण किया है। जैसे हमने पहले भी देख लिया है, अनुपाती भाव कुछ होते हैं जो बदलते रहते हैं, और कुछ प्रसक्त भाव होते हैं वो बदलते नहीं हैं। जैसे कुल और जाति प्रसक्त भाव होते हैं, वो नहीं बदलते, मगर काल की दृष्टि से विभिन्न काल में वही भाव थोड़ा बहुत बदलता है, मगर अपने दायरे में बदलता है। जिस कुल में जन्म लिए हुए जिस व्यक्ति का जो वर्ण होगा, उसके वय के या काल के अनुपात में उसका वर्ण बदलेगा, मगर वो खास अनुपात में बदलेगा, उसके दायरे में ही बदलेगा। वो दायरा उसका नहीं छूटेगा। अगर वो दायरा छूट जाता है तो आपको ये पता चलेगा कि वो विकृति है, वो प्रकृति। ये सब हम करते हैं दोषों की भाषा में। और भी नैदानिक जो भाव होते हैं, कारक आहार विहार के खासकर, तो आहार विहार के जो भाव है उनके बारे में अगर हम सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि इस आहार से वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है या कफ बढ़ा है, या तो ये सोचते हैं इस कारण से दोष की इस तरीके की गति बन गई है। ये सब विभाग हम दोषों की भाषा में करते हैं, इसलिए दोषों की गति और दोषों की दृष्टि से निदानों का वर्गीकरण ये बहुत ही आवश्यक है यहाँ पर। तो आगे जाएंगे, पूर्व रूप लक्षण। आगे का जो प्रकरण है वो पूर्व रूप। निदान पंचक में निदान पहला जो है वो खत्म हो गया। अब इसके आगे है पूर्व रूप। पूर्व रूप ये व्याधि को जानने का एक जरिया है। तो व्याधि का ज्ञप्ति का हेतु है। तो पूर्व रूप से व्याधि समझता है तो क्या समझता है और क्यों हमें वो समझना चाहिए, इसका वर्णन आगे आ जाए। तो पहले तो उसका लक्षण है।
प्राग्रूपम येन लक्ष्यते उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेण अनधिष्ठितः लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधीनां तद यथायथ। ये इसका लक्षण है। प्राग्रूप किस चीज के द्वारा समझ में आता है? तो उत्पित्सुरामयो मतलब मराठीत त्याला म्हणतात की होऊ घातलेले, मतलब अभी होने वाला है। दोष विशेषेण अनधिष्ठित, किसी विशिष्ट दोष पर अधिष्ठित नहीं है ऐसा लिंगम, मतलब लक्षण। तो पूर्व रूप ये लक्षण ही है। सिर्फ हो घातलेला मतलब होने वाला जो रोग है विशिष्ट दोष से अधिष्ठित नहीं है। अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधि नाम तद यथायथम, अल्प होने की वजह से जो अव्यक्त है, पूरी तरह से अव्यक्त नहीं है, पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा है। और यथायथम मतलब जिस व्याधि का जो लक्षण है वही लक्षण अल्प होने के कारण अव्यक्त होते हैं और उन लक्षणों को पूर्व रूप ऐसा कहते हैं। और जाहिर है कि यही पूर्व रूप जो है वो अगर व्यक्त हो जाए तो उसे लक्षण कहें। तो ये तीन बातें यहाँ पर ध्यान में होनी चाहिए। एक तो होने वाला अभी बना नहीं है, जो व्याधि है वो पूरी तरह से बना नहीं है, उसे व्याधि हम नाम नहीं दे सकते अभी तक। व्याधि बन गया है, उसका जन्म हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। ये एक बात है। इसमें किसी खास दोष पर अधिष्ठित ऐसा ये लक्षण नहीं है। और व्याधि के जो अपने लक्षण हैं वही अव्यक्त और अल्प ऐसे है, उसे पूर्व रूप कहते हैं। और यथायथम जिसका जो है वही अल्प और अव्यक्त, इस तरीके से जो होगा उसे पूर्व रूप कहेंगे। अब इसकी टीका देखते हैं। निदानांतरीयकत्वात् पूर्व रूपादीनां तदनंतरम प्राग्रूपम। निदान के बाद पूर्व रूप इत्यादि है तो क्रम से प्राग्रूप कहा है, प्राग्रूपम इत्यादि। द्विविधम ही पूर्व रूपम भवति सामान्यम विशिष्टम च। तो पहले ही दो किस्म का पूर्व रूप है इसे बता दिया है, सामान्य और विशिष्ट। तत्र सामान्यम येन दोष दुष्य सम्मूर्छनावस्था। सामान्य पूर्व रूप किसे कहते हैं? येन दोष दुष्य सम्मूर्छनावस्था जनितेन, सम्मूर्छनावस्था जनित भावी ज्वरादि व्याधि मात्रम प्रतीयते न तो वातादि जनितत्वादि विशेषा। उसमें दोष विशेष नहीं समझ में आता। यथा श्रमोरतिर विवरणत्वम वगैरह, ये जो ज्वर के पूर्व रूप करके जो दिए है वही माधव निदान ने भी लिए है आगे जो रात में, वो ये सामान्य पूर्व रूप है। तथा देवगुरु विप्रद्वेषात् सामान्य अभिप्रायण एवं तंत्रांत, देव गुरु विप्र का द्वेष ये सामान्य पूर्व रूप। ऐसे इस सामान्य के अभिप्राय से ही तंत्रांतर में ऐसा क्या है? व्याधिर जातिर बुभुषा च पूर्व रूपेण लक्ष्यते भावः किमात्मकत्वञ्च लक्ष्यते लक्षणे। तो तंत्रांतर में क्या कहा है कि व्याधि की जाति जो है और बुभूषा मतलब होने वाला है, ये बात जो है ये पूर्व रूप से समझ में आता है। और व्याधि का भाव मतलब वो अस्तित्व में आ गया है, ये चीज भावत्व उसका भाव कैसे, व्याधि का भाव। और किमात्मकत्व मतलब वो किस चीज से वो बना है, ये लक्ष्यते लक्षणे में, ये लक्षण के द्वारा मतलब रूप के द्वारा समझ में आता है। इति तथा पराशरः पूर्वरूपम नाम येन भावी व्याधि विशेषो लक्ष्यते न तो दोष विशेषा। पराशर ने ये कहा है कि भावी व्याधि विशेष उससे समझ में आता है, न तो दोषी विशेषा, दोषी विशेष समझ में नहीं आता। ये भी सामान्य के बारे में है। विशिष्टम यथा उरक्षतादौ लिंगान्यव वातादिजानि अव्यक्ता। आता उरक्षत वगैरह ये जो व्याधि है
उनमें अपने उनके जो लक्षण हैं वही अव्यक्त अगर होंगे तो पूर्व रूप करके उन्हें समझना चाहिए, ऐसा विधान है। तो क्या कहते हैं चरक, अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम पुरक्षते इत्यादि व्याधि में, और भी कई व्याधियों के बारे में ऐसा कहा है। तो आगे जाके उनके जो लक्षण कहेंगे वही अगर अव्यक्त होंगे तो वो पूर्व रूप उनके हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। इति तथा सुश्रुतः सामान्य तो विशेषात् तो जृंभात्यर्थम समीरणा। सुश्रुत ने क्या किया है कि सामान्य लक्षण जो है श्रमोरति विवरणत्वम, ये ज्वर के, उसके आगे ज्वर के विशेष पूर्व रूप, अभी सामान्य पूर्व रूप कह दिए श्रमोरति विवरणत्व वगैरह, अभी विशेष पूर्व रूप दिए। विशेषात् तो जृंभात्यर्थम समीरणा, वायु की कारण जृंभा, अत्यर्थ जृंभा, पित्त के कारण नयन दाह, कफ के कारण अरुचि, अन्नारुचि। हारिते अपि उक्तम इति पूर्व रूपम अष्टानाम ज्वराणाम सामान्यतः। हारित ने भी सामान्य पूर्व रूप दिया है। विशेषतस्तु जृंभांग मर्द पुरुषम हृदयोद्वेगी वातजम, इस तरीके से विशेष पूर्व रूप उन्होंने वर्णन किया है। अब यहाँ पर शंका ऐसी उठती है, ननु ऐसा शब्द है, शंका है, ननु च अत्यर्थम व्यक्तत्वम ततश्च जृंभादेरपि रूपत्वम प्रसज्येत। क्या कहा है उन्होंने, जृंभात्यर्थम समीरणात्, तो अत्यर्थ जृंभा ये वायु की वजह से है, तो अत्यर्थ जृंभा ये वायु का, वातज ज्वर का विशेष पूर्व रूप है। अब अत्यर्थ कहा है, अत्यर्थ ये शब्द जो है तो व्यक्त है, इसका मतलब व्यक्त है ऑलरेडी। अगर व्यक्त है तो उसे पूर्व रूप कैसे कहेंगे, उसे रूप ही कहना चाहिए। अत्यर्थ जृंभा, फिर उसको रूपत्व आ जाएगा, रूपत्व प्रसज्जित, तो ये पूर्व रूपम में कैसे आ सकता है, यद वक्ष्यति तदेव व्यक्तता यातम रूपम इत्यभिधीयते, क्योंकि ऐसे कहा भी है कि उसको पूर्व रूप को अगर व्यक्तता आ जाती है तो उसे रूप कहे जाते हैं, कहना चाहिए। उच्यते, अब उसका उत्तर देते हैं, यथा श्रमादय इतर रोग व्यतिरिक्तम भावित ज्वर मात्रम बोधयन्ति न तो वातजत्वादि विशेषम इत्यतस्तेषाम अव्यक्तत्वम। अब ये अव्यक्त शब्द है जो है, ये यहाँ पर खास किस्म से हमें ध्यान में लेना चाहिए। श्रमादि जो है, श्रमोरति विवरण वगैरह, ये भावित ज्वर मात्र का बोध करते हैं। आगे आने वाला ज्वर है, ज्वर व्याधि है, इतना सिर्फ उसका बोध करेंगे, न तो वातजत्वादि विशेषण, उसका विशेष नहीं कहेंगे, इसलिए उनको अव्यक्तत्व है। तथा पित्तादि ज्वर व्यतिरिक्तम भविष्यत वातज्वर मात्रम बोधयन्ति जृंभादि, और जृंभादि जो है वो होने वाला वातज ज्वर का ही बोध करेगा, वातज ज्वर का ही बोध करेगा, न तो वातस्य रूक्ष शीत धातु क्षया वर्णादि जन्यत्व रूप विशेषम बोधयन्ति। वात के जो अपने विशेष है, जैसे रूक्ष वात, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि रूक्ष वातजन्य ज्वर, शीत वातजन्य ज्वर, धातु क्षयजन्य वातजन्य ज्वर, आवरणादिजन्य वातजन्य ज्वर, ये वातज ज्वर के अपने विशेष हैं, तो ये विशिष्ट वातज ज्वर का बोध नहीं करेगा, ये सिर्फ विशिष्ट ज्वर का बोध करेगा। कौन से विशिष्ट ज्वर का, वातज ज्वर। तो इत्यतो अव्यक्त वातज्वर बोधकत्वात् अव्यक्तत्व में वो जृंभादीनाम इति जेजट वाप्यचंद्र माधवकर कार्तिक कंडादेव। अभी काफी सारे लोगों का ये उसका एक्सप्लेनेशन है, और ये बड़ा ही अहमियत है इस एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि इसमें ये बातें हमें समझ लेनी चाहिए। तो जब विशिष्ट पूर्व रूप ऐसा हम लोग कहते हैं, तो अगर रोग के बारे में कहेंगे तो उसका वातजत्वादि विशेष हमें ध्यान में लेना चाहिए। अगर
वातजत्वादि विशिष्ट रोग के बारे में कहेंगे तो उसका रूक्ष शीतादि विशेष हमें ध्यान में लेना चाहिए। तो ये सभी जितना आप कर सके उतना आगे जा सकते हैं इसी तरीके से। जैसे कि रूक्ष वातजन्य ज्वर, ऐसा अगर पूर्व रूप हमें समझ में आ गया तो रूक्ष सामान्य वात ज्वर है, तो किस कारण से रूक्ष बना है? व्यायाम की वजह से है या कुछ रूक्ष आसन की खान पान की वजह से है, और अगर है तो कौन से खान पान की वजह से? तो कलाय रूक्ष जन्य वातज विशिष्ट ज्वर, ऐसा पूर्व रूप भी अगर हमें समझ में आ गया तो वो भी विशिष्ट पूर्व रूप इस तरीके से हम समझ सकते हैं और समझना भी चाहिए। मगर ये जितना उसका विभाग करते जाएंगे ये अनलिमिटेड, इसको कोई एंड नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जितना हमें हो सके सामान्य ध्यान में पहले लेना चाहिए, क्योंकि उसको अहमियत है। चिकित्सा आपकी सामान्य पर पहले निर्भर करती है। आपका अगर सामान्य में ही आपकी गलती हो गई तो आप विशेष में कैसे जाएंगे? इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन वो पेशेंट में एप्लीकेशन के लिए ध्यान में लेना चाहिए और फिर बाद में जाके उसके छोटे छोटे हेतु ढूंढने चाहिए। काफी बार ऐसे देखा गया है कि एक विशिष्ट एकदम बारीक हेतु रुग्ण में शोधने का प्रयास किया जाता है, शुरू में चिकित्सा में ऐसा हम करते हैं। तो ब्रॉड पिक्चर अगर समझ में नहीं आया और एक विशिष्ट हेतु के ही पास हम अगर रुक गए तो हमारी चॉइस बहुत खुद अपनी चॉइस लिमिटेड कर बैठते हैं और हमारा माइंड ओपन नहीं रहता कि बाकी भी भैया हेतु हो सकते हैं, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए और सभी का एक साथ विचार करके फिर चिकित्सा में जाना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन ठीक से कर लेना चाहिए। तो ये जेटादि सब लोग इसका ये स्पष्टीकरण देते हैं, विशिष्ट पूर्व रूप पर जो आक्षेप आया है उसका अन्य तो आहो, अन्य लोग उस आक्षेप का अलग तरीके से उत्तर देते हैं। वो क्या कहते हैं? प्रभूत अव्यक्त पूर्व रूप सहचरित व्यक्तस्यापि जृंभावे पूर्व रूप व्यपदेशः। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत सोचिए विशिष्ट पूर्व रूप व्यक्त हो गया तो उसे रूप देना चाहिए, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये यहाँ पर कैसा है कि छत्रिणो गच्छन्ति या माश राशी, ये जो न्याय है मराठीत म्हणतात, म्हणजे खूप एक उडीद आहेत, उडदा माझी काळे गोरे असे, एखादं उडदाचा ढीग आहे त्याच्यामध्ये एखादे छिलका निघून गेलेलं पांढरं उडीद आहे, तर त्याला काय उडीदच, काळे उडीद असंच म्हटलं जातं। माश राशीमध्ये दुसरं काही धान्य असेल एखादं तरी त्याला माश राशी असंच म्हटलं जातं। दूसरा कोई धान्य होगा तो भी उसे माश राशि ही कहते हैं। एक दूसरा होगा तो छत्रिणो गच्छन्ति, छाता लेके जाने वाले जो लोग हैं वैसे एक बिना छाते वाले, तो सबको छत्रिण, छाते वाले लोग जा रहे हैं, ऐसे ही कहा जाए। तो इस तरीके से इस विशिष्ट पूर्व रूप को अगर व्यक्त भी है तो भी उसे आप पूर्व रूप ही आपको कहना चाहिए, क्योंकि वो अव्यक्त पूर्व रूप बाकी उसके साथ बहुत सारे हैं। प्रभुत अव्यक्त पूर्व रूप सहचरित, वो एक ही लक्षण आपका व्यक्त है, तो उसको भी व्यक्त है तो रूप नहीं कहना चाहिए। न च व्यक्तत्वेन रूपात् अभेदः, व्यक्त है तो रूप से अभिन्न है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नियमेन पूर्व रूप रूपयोः भावी वर्तमान व्याधि बोधकत्वात् इति, तो नियम से पूर्व रूप और रूप ये क्रम से भावी व्याधि और वर्तमान व्याधि का ही बोध करते, तत्र विशिष्टं प्राग्रूपं रूपावस्थायाम् अनुवर्तते एव। आगे जाके रूपावस्था में परिणत तो होने वाला है, अनुवर्तन उसका होने वाला है। तस्यैव अव्यक्तस्य रूपत्वात्, उसको ही तो रूप कहेंगे, कहने वाले हैं। न तो दोष दुष्य सम्मूर्छनावस्था जनितम रोमहर्ष बाल प्रद्वेषादिकम नियमेन अनुवर्तते। उसमें कई जगह पे ऐसे भी पूर्व रूप है, जैसे रोमहर्ष, बाल प्रद्वेष, मतलब ज्वर अगर होने वाला है तो छोटे बच्चों के बारे में नहीं चाहिए पास में, ऐसे ऐसा भावना हो जाती है, ये हमने देखा भी है।
कई पेशेंट्स में या खुद के बारे में भी आपने कभी अनुभव किया होगा कि बाल प्रद्वेष, बालकों के बारे में द्वेष उनका जब बन जाता है, तो ये कोई दोष दुष्ट सम्मूर्छनावस्था जनित नहीं है। यदि अनुवर्तित, इसका अनुवर्तन नहीं होता, अगर अनुवर्तन होता है तदा मतलब सभी का अगर अनुवर्तन होता है तो तदा सर्वज्वराणाम असाध्यत्वम प्रसज्येत, सब जो ज्वर है वो असाध्य हो जाएंगे। एतद अभिप्रायेण पूर्व रूपाणि सर्वाणि ज्वरक्तान्यति मात्रया यमुष्यन्ति विशत्येन मृत्युर्ज्वर पुरस्सरः इति चरकवचनम् इत्याह। क्योंकि सर्व पूर्व रूप अगर व्यक्त हो जाएंगे, सब सारे के सारे व्यक्त नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, अगर होते हैं व्यक्त होते हैं तो वो तो मृत्यु का लक्षण है। ऐसा इंद्रिय स्थान में कहा कि सर्व पूर्व रूप अगर अतिमात्र में आ जाते हैं तो विशति एनम मृत्यु ज्वर पुरस्सरा, ज्वर को आगे डालकर मृत्यु ही उसमें आ जाता है। इति चरक वचनम, ऐसा चरक ने कहा है। तदेवं द्विविधे पूर्व रूपे व्यवस्थिते सामान्य पूर्व रूपम। पूर्व रूप व्यवस्थित होने के बाद सामान्य पूर्व रूप कहते हैं प्रागरूपम। मतलब शुरू में अपना हमारा जो मूल श्लोक है प्रागरूपम, ये न लक्ष्य, ये न श्रमादिना, श्रमोरति विवरण इत्यादि के द्वारा उत्पित्सु सामग्री साकल्यात उत्पादेच्छु, तो पूरी सामग्री के साथ, सकल सामग्री के साथ उत्पाद की इच्छा करने वाला, उत्पन्न होने वाला। आमयः रोगः दोष विशेषेण वातादिजन्य असाधारण वेपथ्वादिना अनधिष्ठितः असंबद्धः। तो ये रोग कैसा होना चाहिए कि वातादिजन्य असाधारण जो वेपथु इत्यादि है उससे अनधिष्ठित असंबद्ध लक्ष्यते ज्ञायते तत्प्राग, उससे द्वारा उसका ज्ञान हो जाता है तो उसे प्रागरूप। और उसके बाद में विशिष्ट प्रागरूप अलग से कहा है मूल श्लोक, क्या है? लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधीनां तद यथा। प्रागरूप में तेन पूर्वोक्तेन संबंध, तो पहले ही प्रागरूप जो कहा है उसके साथ इसका संबंध है लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् का। लिंगम लक्षण, लिंग का मतलब लक्षण, अव्यक्तम न अति अभिव्यक्तम, अव्यक्त का मतलब है बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं। अत्र हेतु अल्पत्वात् अणुत्वात्, अल्प और अणु ये इसके अल्प का मतलब ही अणु ऐसा है, तो अणु है इसलिए उसे अव्यक्त कहेंगे या इसलिए वो अव्यक्त हो जाएगा। कम प्रमाण है इसमें, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, ये तीनों बातें इसमें हो जाएगी जो कि पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आएगी, थोड़ा है, कम प्रमाण है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी कम है। न तो आवरणादि योगात अव्यक्तम। अब यहाँ पर जो है ये समझना चाहिए कि ये अव्यक्तत्व जो है वो आवरण इत्यादि की वजह से नहीं, आवरण से होगा तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये पूर्व रूप नहीं, और ये है यथा यथम यस्य व्याधे यद रूपम तदेव अव्यक्तम तस्य पूर्व रूप, जिस व्याधि का जो रूप है वही अगर अव्यक्त हो जाता है तो उसका वो पूर्व रूप हो जाता है। अब इसके आगे का जो एक भाग है वो हम देखेंगे, और अगर हो सके तो केस के बारे में पढ़ेंगे। अन्य तो पूर्व रूप लक्षण माहु स्थान संश्रयणा क्रुद्धः भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। कुछ लोग ऐसे कहते हैं पूर्व रूप के बारे में, इसकी व्याख्या करते हैं, लक्षण करते हैं कि स्थान संश्रयणा, स्थान संश्रय करने वाले, क्रुद्ध भावी व्याधि का प्रबोधन करने वाले जो दोष है वो जो लक्षण करते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। ऐसी कुछ उनकी व्याख्या है। तन्नाति युक्तम, तो टीकाकार इसमें कहते हैं कि वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या है कि राजेक्ष्मण पूर्व रूपस्य तृणकेश निपाता देह अदृष्टजन्यस्य अव्यापक,
राजयक्ष्मा में कैसा है कि जिससे राजयक्ष्मा होने वाला है उसके अन्न में तृण केशव वगैरह गिरते हैं या दिखते हैं, मिलते हैं। तो ये जो है ये कोई दोषों से होने वाला लक्षण नहीं है, ये अदृष्ट जन्य है। इसका कारण आप समझ लीजिए कि अदृष्ट है, समझ में आने वाला नहीं, या उसके कार्य कारण मीमांसा अभी नहीं हो सकती किसी और तरीके से। तो अदृष्ट जन्य है, इसलिए वो अव्यापक लक्षण हो जाएगा। यदा चरकः यक्ष्मणाम गुणकेशानां तृणानां पतनानि च प्रायोन्न पाने केशानां नखानां चाभिवर्धन वगैरह। तो ये चरक ने कहा है राजक्ष्मा में। न च तदपि दोषजम, तो कोई दोषजन्य लक्षण हो नहीं सकता। दोषाणाम तृणादिभिः असंबंध, दोषों का और तृण का क्या संबंध है जो आपके खाने में आके गिर जाएगा। असंबद्धस्य च भावस्य कारणत्वेन अदृष्टत्व, ये असंबद्ध जो भाव है उसको कारणत्व ऐसा कभी देखा नहीं गया है। परंपरा या तो संबंध कल्पना या अति प्रसंग, और आप परंपरा से वो होता है ऐसा अगर संबंध उसका लगाएंगे, ये दोषों का और तृण पतन का संबंध लगाएंगे तो अति प्रसंग हो जाएगा। सर्वम सर्वस्य कारणम स्यात्, सब कुछ सभी चीजों का कारण है, ऐसा हो जाएगा। वो बटरफ्लाई थियरी ऐसा कुछ तो है, थोड़ा अलग विषय हो जाएगा इसलिए उसमें अब नहीं जाएंगे, मगर सर्व का कारण हो जाएगा। एतद दोष परिजिहीर्षया एव, तो ये दोष जो आता है इसमें इस लक्षण में, परम कुशलेन वाग्भटेन अदृष्ट दोषज सर्वपूर्व रूप उपसंग्राहकम येन इति पदम निबद्धम। तो वाग्भट के बारे में बहुत ही आदर महसूस करके उसने लिखा है, परम कुशलेन वाग्भटेन, वाग्भट ये दोष निकालने के लिए क्या है किया है, ये नहीं थी पदम निबद्धम, पूर्व रूप की व्याख्या करते हुए लक्षण करते हुए ये ये पद उसमें निबद्ध किया है। निबद्धम इति मत्वा तदीय पूर्व रूप लक्षण में वो माधवकर लिखितवान, इसीलिए वाग्भट का ही पूर्व रूप का लक्षण माधवकर ने ले लिया है। संक्षेपतस्तु लक्षण, ये जो आगे का की व्याख्या है ये माधवकर ने सॉरी विजय रक्षित ने अपने तरफ से निर्दोष लक्षण ऐसा करके वो की ही, तो वो हम आगे देखेंगे। और अभी 5 मिनट है, इसमें एक केस के बारे में हम लोग देखें। अब ये जो पेशेंट है, केस है, पचपन साल की स्त्री, निवृत्त लिपिका, मतलब क्लर्क, जानुशूल की उसकी कंप्लेंट थी, और उसके साथ में एसिडिटी, इतनी एसिडिटी की दंत का क्षय हो गया है, दांत घिस गए। ये बहुत सारे एसिडिटी कहने वाले लोगों के इसमें दिखता है कि एक तो अम्लता बहुत ज्यादा होती है, और वो अम्ल रस मुंह में रहने के कारण दांतों का क्षय हो जाता है। या तो एसिडिटी के लिए वो पैंडी या कुछ एंटासिड्स लेते रहते हैं, उसकी वजह से, और मैंने ऐसे सुना है कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है, तो शायद अस्थि धातु पर कुछ असर होता होगा, और ऐसा देखा भी गया है बहुत सालों से जिन्हें अम्लपित्त है उनमें अस्थि धातु में कोई क्षय के लक्षण दिखते हैं। और गौरव ये लक्षण है, भार उनका 65 किलोग्राम। अब देखिए इसमें हेतुओं के बारे में मुझे किसके बारे में कहना है। अब ये लक्षण देख रहे हैं, पहले तो हमें पेशेंट दिखता है, उसके लक्षण दिखते हैं, वो कुछ बताता है हमें, और फिर बाद में जाके उसके हेतु क्या हो सकते हैं उसके बारे में, उनके बारे में सोचते हैं। तो पहले तो ये सोचते हैं कि ये संतर्पण जन्य है या अपतर्पण जन्य है, तो जानुशूल है, दांत घिस गए हैं, ये शायद इसमें कुछ अपतर्पण का एलिमेंट होगा। मगर फिर लक्षण दूसरे सामने आते हैं कि गौरव है, भार ज्यादा है, तो ये संतर्पण का लक्षण। प्रत्यक्ष देखने में जो पेशेंट देखते हैं, चिकित्सा के लिए हम लोग जो देखते हैं किस तरीके से दवा हम लोग दे सकेंगे, क्या क्रियाक्रम कर सकेंगे, उसके लिए बल क्या है ये देखने के लिए, तो प्रत्यक्ष देखा तो सुकुमार,
त्वक जो है, त्वचा जो है वो बहुत ही सेंसिटिव, कुछ अगर उसे धक्का लग जाए तो उसे रेड स्क्रैच आ जाएंगे, इस तरीके का। मगर गुरु गात्र शरीर, ऐसा एक लक्षण आता है, शरीर के जो अवयव है अलग अलग, उसमें गौरव जाता है हलचल में भी, और हम महसूस करेंगे तो भी उसमें हेवीनेस ज्यादा होता है। और औष्ण, ये भी एक महसूस हो रहा है। तो ये अलग अलग बातें जो लक्षणों में होती है, वो भी उसने उससे हम लोग हेतुओं के बारे में सोचते हैं। इस तरीके से हेतु देखें तो अध्यशन था, कटु अम्ल विदाही पित्त प्रकोपी पान और अन्न था। व्यायाम करती थी, जो वॉकिंग जो है वो अपहिल वॉकिंग जिसे कहते हैं, इसमें टेकड़ी जो छोटा सा टीला जो होता है उस पर चढ़ने का व्यायाम करते हैं। तो इस तरीके का व्यायाम जो है वो, इसमें अर्धशक्ति होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बहुत ही लोग मतलब सांस फूलती है फिर भी नहीं नहीं हमें जाना है, ऊपर जाना है, करना है, इस तरीके से वो करते हैं, तो ये वात वृद्धि का कारण बन जाता है। और योगा, योगा नाम से क्या करते हैं पता नहीं। मद और चिंता, ये मेरा निरीक्षण था। मद नाम के कुछ लक्षण होते हैं, उसमें दोषों के कारण मन की एक वृत्ति ऐसी ऐसी बन जाती है कि जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही हट करने वाले लोग होते हैं, हट्टी ज्याला मराठीत म्हणतात। एक काहीतरी एक ठरवली गोष्ट की ती तशी त्या पद्धतीने झालीच पाहिजे, आणि मग नाही झाली, तशी होणार नसेल तर चिंता त्याच्याविषयी वाटत राहते की होईल का नाही, होईल का नाही, किंवा चिंतन जुन्या गोष्टीचे हे अशा पद्धतीने झालंच नाही, तसं झालंच नाही, ही विचार करत करत बसलं जातं त्याच्यामध्ये। तो अब देखिए मैंने क्या किया इसमें, अब जो मैं वर्णन कर रहा हूँ उस रुग्ण के हेतुओं की जो मैंने जानकारी ली और मेरे सामने जो जो आया, वो एक तो मैं लिख रहा हूँ तो वो कितना लिमिटेड है, इसके अलावा और भी कितने सारे हेतु हो सकते हैं, मगर उन हेतुओं के बारे में हम लक्षणों के द्वारा सिर्फ अनुमान ही कर सकते। और जो जानकारी ली उसमें से जो तुरंत जो हेतु घट रहे थे वो सामने आ गए। और भी कई बातें में ऐसी है कि मैं बता भी नहीं सकता। वो पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मुझे उनके फैमिली के बारे में अगर पता है, हाँ उसे 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी के बारे में चिंता है, एक की तो शादी हो गई है, उसको बच्चा हो गया है, केयर टेकर करके भी ये लेडी अपना रोल निभा रही है, घर पे कुछ प्रॉब्लम, ये सब पता होता है। खाने पीने के बारे में क्या चॉइसेस है ये भी पता, वो व्यवसाय में उसके जो हेतु घटते हैं वो भी उसका भी पता होता है। तो ये सब हेतु का जो परिणाम है, इसका मैं अपने दिमाग से जो सोचकर दोषों की भाषा में उसका जो ट्रांसलेशन मैं करता हूँ, जो निदान करता हूँ, वो मेरा अपना निदान है, वो बहुत ही सब्जेक्टिव तरीके का है और वो वैसा होना भी चाहिए। मेरा तो ऐसा कहना है कि सब्जेक्टिव इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि उस पेशेंट के लिए उस अवस्था में उस दिन उस क्लिनिकल एनकाउंटर में जो कुछ उसके लक्षण सामने आ गए, उसको विशिष्ट हेतु ही कारण होंगे। हेतु एक हेतु ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, एक हेतु का एक ही हेतु का सिर्फ ध्यान में रख के हम आयुर्वेदीय चिकित्सा नहीं कर सकते। उसे आप भले आप निदान कह लीजिए, मगर वो चिकित्सा उसके द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए एक शब्द में जिसे बयान कर सकते हैं, ऐसा निदान आयुर्वेदीय चिकित्सक जब केस बताता है तो नहीं हो सकता। इसलिए टाइटल ऐसा लेकर कुछ चलते हैं लोग कि चलिए आज ज्वर निदान सीखते हैं, तो इसलिए केस वैसा नहीं बता सकते कि चिकित्सा की दृष्टि से इसका ये निदान हुआ तो इसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लागू हो गया, इससे होता है, लागू होता है, मगर अवस्था की दृष्टि से उसमें कितने सारे भेद करने वो थोड़े ना बता सकते हैं सब। फिर भी अब इसमें निदान जो है, जो मैं प्रयास करूंगा, प्रयास तो करना ही चाहिए। अग्नि सापेक्ष जो संतर्पण है वो उसका था ज्यादा, मतलब
थोड़ा पित्त की तरफ झुकने वाला उसका अग्नि था, इसलिए संतर्पण हो सकता है। ज्यादा भी खाए तो भी हजम हो सकता है। आहार और व्यायाम इनका असंतुलन था। कभी कभी आहार लेती थी, कभी कभी नहीं लेती थी, क्योंकि वजन बढ़ने लगा है तो आहार नहीं लेना चाहिए। पित्त बढ़ गया है तो खाने की इच्छा होती है तो खाना खाती रहती है। इसका पूरी तरीके से असंतुलन हो गया। कितना विशिष्ट है चिकित्सा में इसका, इसके इस खास हेतु के लिए हम चिकित्सा में क्रियाक्रम और द्रव्य इन दोनों के बारे में क्या सोच सकेंगे? सोच तो सकेंगे, कैसे सोचना चाहिए? ये बहुत ही सब्जेक्टिव डायग्नोसिस और सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट बन जाता है, बहुत ही आवश्यक है और आयुर्वेद का ये प्लस पॉइंट है। और भी उनमें सामता थी, विबंध था, पित्त का प्राधान्य था, अविदाही अन्नपान था, वो मैंने बंद कर दिया, अध्यशन था वो बंद कर दिया, कुछ कुछ दवाई दे दी है। दवाइयाँ ये क्यों चूज की? ये सारे निदानों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का योग इस्तेमाल करके फायदा होगा ऐसे लगा, ये दे दिया। निर्गुण रात्रि दे दी, सूचशेखर और प्रवाल पंचामृत, इस तरीके की दवाइयाँ दे दी। और उन्होंने उनको मैंने एक खास व्यायाम बताया, मुझे नहीं लगा वो करेंगी, मगर फिर भी क्योंकि 55 ईयर का एज था उनका। पानी में चलो, ऐसा उनको उर्स्तंभ में व्यायाम आया है उसकी वजह, जैसे आम का पाचन भी होता है और जल के शीत स्पर्श से उष्णता और सौकुमार्य, इसका भी ध्यान में, इसको भी फायदा होता है। और पित्त कम भी होता है और व्यायाम ज्यादा ही होता है। और जो अपहिल चलने का व्यायाम है उससे अच्छा है, पानी के अंदर चलेंगे तो अर्धशक्ति व्यायाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। टू माई सरप्राइज शी डिड ऑल दिस। 3 महीने उनको ये ट्रीटमेंट दी मैंने, उन्होंने भी ये पानी में चलने का जो व्यायाम है वो किया, इसलिए वो कॉर्पोरेशन के स्विमिंग कमर तक वगैरह पानी आता था, वहां उसके अंदर वो चलती थी, जानशूल बंद हो गया। पानी के अंदर क्या होता है कि शरीर का वजन जो है पानी उठा लेता है आधा, तो अंदर आधा ही वजन जान पर, घुटनों पर आ जाता है। इसका दुष्परिणाम नहीं, चलते समय तो उस तरीके से नहीं हो सकता, पानी के अंदर तो हो सकता है। पित्त का तकलीफ उनकी बंद हो गई, गौरव कम और भार 10 किलो कम होके भी उत्साह वृद्धि और बल वृद्धि, ये सब उनको देखने को मिला। तो ये सब काउंसलिंग मोटिवेशन ये सब पेशेंट में करना पड़ता है, मगर ये चिकित्सा के निदान के बारे में अब बोल रहे हैं। हेतुओं का अलग अलग किस्म कितने अलग अलग होते हैं, उनका हेतुओं का परिणाम जब दोषों में होता है शरीर में, तो दोषों का अंडरस्टैंडिंग उनकी अलग अलग गति के द्वारा कितना भिन्न भिन्न हो सकता है। जिसके अपतर्पण हेतु का परिणाम अस्थि धातु पर हो रहा है और संतर्पण हेतु का परिणाम मेदो वृद्धि पर हो रहा है, ये कितना अचरज है इसमें। फिर चिकित्सा करने में हमें बहुत कठिनाई होती है, अपतर्पण भी दूर होना चाहिए और संतर्पण भी दूर होना चाहिए, तो ये व्यत्यासात चिकित्सा करनी पड़ती है। अभी संतर्पण फिर अपतर्पण, इस तरीके से क्रम हमें बदलना, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ और ये निदान का पढ़ रहे हैं तो चिकित्सा के लिए पढ़ रहे हैं, और चिकित्सा इसलिए चिकित्सा के बारे में इतनी बात है। फिर अब रुकेंगे अभी, इस तरीके से पूर्व इसके बारे में भी थोड़ी बात करने का हम प्रयास करेंगे। आज हम रुकते हैं, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, नहीं तो फिर रुकते हैं सर। ओके, यहाँ पर मुझे आशयापकर्ष गति के बारे में एक प्रश्न मुझे दिख रहा है। हाँ सर।
हाँ, तो आशयापकर्ष का ऐसे है कि उसमें वायु ये कॉजेटिव फैक्टर है, क्योंकि वायु किसी भी दोष दूसरे दोनों में से किसी एक दोष को या दोनों दोषों को भी कह सकते हैं अपने स्थान से उठाकर दूसरी जगह पे ले जाता है। और जहां मतलब जो जिस दोष को वो लेके जाता है वो दोष समस्थिति में होता है, तो वो साम्य है उसमें। मगर ये गति का तो गतितः विकृति तो हस में आ जाती है, क्योंकि उस दोष को जो गति प्राप्त होनी चाहिए होती रहनी चाहिए वो गति नहीं रहती, वो किसी और स्थान में चला जाता है, वायु की वजह से और स्थान में वो जाता रहता है। और चिकित्सा में अगर इसको नहीं पहचान सके तो समझिए पित्त को उसके स्थान से उठाकर किसी और स्थान में अगर लेके गया वायु, तो हम लोग पित्त की ही चिकित्सा करते रहेंगे, क्योंकि लक्षण तो पित्त के दिखने वाले हैं, लक्षण वायु के नहीं दिखने वाले। तो पित्त के लक्षण दिखेंगे तो पित्त का ही चिकित्सा करेंगे, तो वो पहचाने कैसे? तो सबसे ज्यादा हमारे पास टूल अच्छा है ये पहचानने का, वो है उपशयानुपशय हेतु। ये भी तो है, क्योंकि हेतु के द्वारा भी समझ में आ सकता है। जैसे कई पेशेंट्स में ऐसे देखा जाता है कि अगर पित्त बढ़ा है पहले और फिर बाद में व्यायाम किया, कुछ जिम ज्वाइन किया, तो पित्त कम हो गया, अम्ल पित्त एकदम कम हो गया और शरीर के किसी अंग पर वैवर्ण्य, रक्तवर्ण या सूजन या इस तरीके के लक्षण दिखने लगे, पित्त के लक्षण दिखने लगे। अब व्यायाम तो कारण है ये समझ में आ गया और पित्त के लक्षण दिख रहे हैं, तो कारण और लक्षणों का संबंध डायरेक्ट नहीं है, व्यायाम से पित्त नहीं बढ़ता। तो इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि ये आशयापकर्ष गति से वायु ने पित्त को अपने स्थान के से उठाकर दूसरी जगह पे लक्षण निर्माण किया है। तो ये व्यायाम कम करना या सीधे सही तरीके से व्यायाम करना या पित्त का शमन करके उसको अपने स्थान में लाना, ये भी कर सकते हैं। अब ये उदाहरण मैंने दिया है, इसमें पित्त का पहले से ही प्रकोप था। अब देखिए, अब जब ऐसा होगा कि पित्त का प्रकोप नहीं था, कुछ भी पित्त के लक्षण पहले नहीं थे और व्यायाम करने के कारण पित्त के लक्षण उत्पन्न हुए, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हमें आशयापकर्ष गति की रखनी चाहिए। और ऐसे पेशेंट दिखते भी हैं और कफ के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं, या कई रोगों में अगर कफ के बारे में ऐसा सोचें तो वायु प्रकोप, वायु का होकर वो आमाशय का कफ पक्वाशय में लेके जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। या कफ की वजह से सूजन हो जाएगा, ऐसा भी दिख सकता है। तो कारणों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा और उपशयानुपशय के द्वारा हम आशयापकर्ष गति को पहचान सकते हैं। थोड़ा इसमें आपको ये शायद ऐसे लगता रहेगा, तो इसमें और शाखा कोष्ठक गति में क्या भेद है? तो भेद तो ऐसा है कि शाखा कोष्ठक गति अपने अपने दोषों को अपनी अपनी गति होती है। जैसे दोष अपने स्थान में है, अपना काम कर रहे हैं, अपनी गति से चल रहे हैं, ये कई जगह पे आया है शरीर इसमें। समझिए पंचकर्म की अगर सम्यक योग हो जाता है तो ऐसा कहा है कि दोष अपने अपने काम ठीक से कर रहे हैं, तो इससे ये समझना चाहिए कि पंचकर्म ठीक तरह से हो गया। तो दोष काम कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, वो कैसे हम पता चले हमें? तो सूत्र स्थान में जो दोषों के कर्म बताए हैं वही ठीक से अगर होते हैं सामान्य तरीके से, तो उसकी गति अपनी ठीक है, यही समझना चाहिए। वो अग्नि के द्वारा, बल के द्वारा, शरीर के वर्ण के द्वारा, मल के प्रवर्तन के द्वारा, वेग समय पर वेग आते हैं उसके द्वारा, ये सब हम जान सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ नीचे और भी कुछ मुझे दिख रहा है। पानी में वॉक करने का एक्सरसाइज कौन से विकारों में करना है? ये तो उसका विधान तो है उरुस्तंभ व्याधि में। तो उसका कारण ये है कि पानी की स्पर्श जो है, शीत स्पर्श की वजह से अग्नि अंदर ही रहता है, और व्यायाम से जो उष्मा बनता है उससे अंदर जो आम है, आम दोष है, उसका पाचन होता है। तो ऐसी स्थिति कई विकारों के बारे में देखनी पड़ती है, खास करके जानुशूल ये लक्षण लेके लोग आते हैं, और हम लोग बारीकी से देखेंगे तो जानु में कहाँ दर्द होता है, तो उरु प्रदेश में उनमें दर्द होता है, तो उरुस्तंभ के लक्षण वहां होते हैं कई लोगों में। अब उरुस्तंभ व्याधि का जो वर्णन है वो अलग है, वो एक्यूट किस्म का उरुस्तंभ अलग होता भी है। वैसे पेशेंट्स भी मैंने देखे, और उसमें भी पानी में चलने का प्रयोग किया और बहुत ही सफल वो साबित होता है। मगर कई इसमें जानुशूल के पेशेंट्स ऐसे आते हैं उसमें उरुस्तंभ के जैसे दोष दिखते हैं, जैसे साम वात होता है उस तरीके से उसके लक्षण, गौरव इत्यादि दिखते। तो गौरव भी होना चाहिए, और उसमें उसका पचन करने के लिए हम इतने शाखा में वो दोष होते हैं कि उसका पचन करने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं होता। स्नेहन तो नहीं हो सकता, स्वेदन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आम ये जो है उसको विषत्व होने के कारण उसको उष्ण चिकित्सा इतनी खास तरीके से अच्छी नहीं होती। आमवात में भी हम लोग देखते हैं, या वात रक्त में भी कई बार देख सकते हैं कि उष्ण चिकित्सा से ये लक्षण बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में पानी में चलने का व्यायाम बड़ा ही उपयुक्त। If kashaya rasa is used in chikitsa for apatarpanjanya vyadhi, then how do we understand this? And sir, can you please explain why particularly Lodhra Arjun? That's what I was saying actually. And also there was Samata. Then how can we explain the use of kashaya rasa? Yes. I will definitely talk on this. See what happens. During clinical practice, the decisions you take are limited for that particular avastha. And these medicines which I mentioned were used for only that particular clinical encounter, not continually for 3 months. Also, when I say Agni Mande and Ama, etc., the Ama is a widely used term. Am can be present in doshas, could be associated with dushas. Not necessarily it is always associated completely with Chaturanga in full blown manner. If you have completely Am-filled Amashay, then you will get Ajirna like lakshan. And at that time, the most appropriate treatment would probably be Vaman, by taking it out completely. So whenever I say Ama, it could mean arm can be present in a very limited area, or it could be present in a widespread manner all over the body. So it has different shades of its presentation or its actual condition. So all these decisions, clinical decisions which are taken, are completely subjective, and you have to take those decisions on the spot. See, when you see patients, somehow you come to know in what dose you use certain medicine, then it will not cause Agni-Mandya. You can adjust the timing also. You can adjust the food also. You can adjust the timing of medicine with food.
you can adjust the matra, of course. You can adjust the food items along with which these medicines are given. So all these variations are there. So that is my main point in this series of Nidan, that the flexibility that a clinician takes should be complete, and the best we can use our this kind of freedom in treatment, best results we are likely to. So, but this doesn't directly answer your question. How Kashaya Rasa is going to reduce harm? There's one more facet there which I would like to mention here, that even if certain medicines are of Kashaya Rasa, those may not necessarily reduce the Agni, because the medicines which are used, they, even if they are of Kashaya Rasa, they could be of Pachana quality. Arjun and Lothar doesn't mean that they are absolutely against the Agni, as maybe Gairik could be, or Tuvari could be, both are of Kashaya Rasa. Even Madhu has Kashaya Anurasa. It is Guru, but it is used as Anupan in many medicines. So it's completely subjective, and on the spot, how you take the decision is the decision, clinical decision is always taken considering all the factors. I can't really explain the shade of Agni here. I can't really use words to explain what kind of Agni was present in that particular patient on that spot. So I know this may seem to be a vague answer, but I am quite convinced that subjective decisions are more accurate. Hope that this helps. Tite sir? Yes. Yes. I think if there are no more questions, we can conclude, sir. Yes, definitely. But I can see here where the Komal is saying that she is convinced, but I like the spirit of her question, and I would have more such questions, so that that will help all of us. Even these questions will help answering my own questions, which are still there and which should still be there. So thank you for, being convinced, but don't be too convinced about anything. That's the message I would like to give. Thank you. Yes, we will stop here. See you next time.